दोस्तों, क्या हुआ जब एसपी मैडम अपने जूते पॉलिश करवाने मोची के पास पहुंची। तभी गरीब मोची को देखकर एसपी मैडम के पसीने छूट गए, क्योंकि वह मोची कोई और नहीं बल्कि उनका मरा हुआ पति था, जिसे देखकर एसपी मैडम फूट फूट कर रोने लगी। फिर क्या किया एसपी मैडम ने, इस घटना के बारे में जब जान जाएंगे तो आपकी भी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है 10 साल पहले। एक गरीब लड़की ज्योति, जिसका सपना था कि वह बड़ी होकर एक एसपी ऑफिसर बने, लेकिन अपने घर के हालातों के चलते वह अपने सपने से हमेशा दूर रही। अपने घर के बुरे हालातों के चलते वह अपने सपने को छोड़कर अपने घर की स्थिति को सुधारने में लगी हुई थी। ज्योति के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे और ज्योति की परवरिश उसके मामा मामी कर रहे थे। उसके मामा मामी हमेशा ज्योति को अपनी बच्ची की तरह ही पाला पोसा करते थे। उन्होंने कभी भी ज्योति की पढ़ाई लिखाई में कोई समझौता नहीं किया, लेकिन हालातों के चलते ज्योति ने अपने सपने को छोड़कर अपने घर की जिम्मेदारियां खुद अपने कंधे पर उठाई। ज्योति एक पढ़ी लिखी लड़की थी, जो कि 12वीं में काफी अच्छे नंबर लाकर पास हुई थी। वह आगे जाकर एक एसपी ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए वह अपने घर पर ही मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी और जो भी पैसा आता उन पैसों को अपने मामा मामी को दे दिया करती थी। लेकिन उसके मामा मामी हमेशा ज्योति को कहते कि बेटा, तेरा सपना है एसपी बनना, तो तू उसे पूरा कर, घर की जिम्मेदारियों को हम पूरा कर लेंगे जैसे तैसे। लेकिन ज्योति कहती कि नहीं, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और मैं आपको इतना संघर्ष करता हुआ नहीं देख सकती। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे भी अब आपके लिए कुछ करने दीजिए। भगवान ने चाहा तो मैं आगे जाकर कुछ ना कुछ तो बन ही जाऊंगी। इसी के चलते ज्योति अपने परिवार की मदद कर रही थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और ज्योति अपने एसपी ऑफिसर बनने का जो सपना था उसे धीरे धीरे खो रही थी। उसका मन हमेशा उदास रहता था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला था। उसके घर जो बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे, उन्हीं में से एक बच्ची का बड़ा भाई हमेशा उस बच्ची को ट्यूशन छोड़ने आता था और फिर ट्यूशन से लेने भी आता था। उसका नाम था सुमित। सुमित हमेशा ज्योति से बात किया करता था अपनी छोटी बहन की पढ़ाई के लिए। सुमित और ज्योति दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे जानने पहचानने लगे थे। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दोस्ती होने लगी थी और यह दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल गई, उन दोनों को भी पता नहीं चला। अपनी छोटी बहन को कोचिंग छोड़ने आना और कोचिंग से वापस लेने आना, इसके बीच ही सुमित को अपनी प्रेमिका मिल चुकी थी और ज्योति को अपना हमसफर मिल चुका था। ज्योति अक्सर सुमित को कहती थी कि मुझे आगे जाकर एसपी ऑफिसर बनना था, लेकिन घर के हालातों के चलते वह आगे नहीं बढ़ पाई। सुमित ज्योति को कहता कि तुम मुझसे शादी कर लो और शादी के बाद मैं तुम्हारी पढ़ाई आगे जारी रखूंगा। लेकिन ज्योति कहती कि अगर मैं शादी कर लूंगी तो इस घर का क्या होगा। मेरी मामी अक्सर बीमार रहती है और मेरे मामा इस घर को अकेले नहीं संभाल सकते। इस घर का क्या होगा। लेकिन सुमित कहता कि तुम चिंता क्यों करती हो। दरअसल सुमित एक अच्छे घर का लड़का था। वह अपने घर का इकलौता लड़का था और उसके पापा की 2 कंपनियां थी जिसको सुमित संभालता था। सुमित ने ज्योति से प्रॉमिस किया कि शादी के बाद वह उसके मामा मामी का ध्यान भी रखेगा और उसकी पढ़ाई भी आगे पूरी करवाएगा। इसके बाद सुमित अपने माता पिता को ज्योति के बारे में बताता है और ज्योति भी अपने मामा मामी को सुमित के बारे में बताती है, जिसके बाद दोनों घर के लोग
आपस में मिलते हैं और ज्योति और सुमित की शादी फिक्स कर देते हैं और कुछ ही दिनों के बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। आखिर किसने सोचा था कि ज्योति और सुमित इस तरह से मिलेंगे। शादी के कुछ दिनों के बाद ही सुमित ज्योति को एसपी बनने के लिए कहता है कि अब तुम्हें अपने सपने की ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ज्योति कहती है कि मुझे ससुराल को भी संभालना है, मेरे सपने के चलते मेरे सास ससुर को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन सुमित और उसके माता पिता काफी अच्छे थे, काफी अच्छी सोच के थे और वह हमेशा ज्योति को कहते कि नहीं, तुम अब आगे पढ़ाई करो और अपना सपना पूरा करो। इसके बाद ज्योति एसपी बनने की तैयारी में लग गई। उसने सबसे पहले अपनी कोचिंग ली और वह अपनी पढ़ाई जारी रखती है, जिसके बाद उसने यूपीएससी की सिविल परीक्षा के लिए आवेदन दिया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। अब उसकी परीक्षा की तारीख बहुत नजदीक आ रही थी, जिसके लिए उसको दिल्ली जाना था, क्योंकि वह अपने शहर में रहकर आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रही थी। वहाँ पर इतने संसाधन भी नहीं थे और दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। तो उसने सुमित से कहा कि मुझे अब दिल्ली जाना पड़ेगा। सुमित ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम दिल्ली जाओ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम वहां जाकर काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करोगी और एक दिन एसपी ऑफिसर बनकर ही वापस लौटोगी। इसके बाद ज्योति दिल्ली जाती है। दिल्ली जाकर ज्योति सबसे पहले कोचिंग में एडमिशन लेती है। कुछ समय के बाद वह अपनी सबसे पहली सिविल परीक्षा देती है, जिसका रिजल्ट जब आता है तो वह काफी गदगद हो जाती है। ज्योति अपनी पहली सिविल परीक्षा में काफी अच्छे नंबर लाकर पास होती है, जिसकी खबर सुनकर सुमित और उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और वह पढ़ाई में काफी तीव्र थी। उसके सपने बहुत ज्यादा मायने रखते थे, जिसके चलते वह कभी भी अपने सपनों से समझौता नहीं करती थी। ज्योति अक्सर सुमित से बात करती थी। उसे पता था कि सुमित ने ही उसकी जिंदगी में एक नयापन लाया है। इसके बाद उसकी स्टेट लेवल की एग्जाम हुई, जिसमें भी वह काफी अच्छे नंबर लाकर पास हुई। दोनों परीक्षाओं में पास होने के बाद ज्योति काफी खुश थी। इसके बाद उसका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में भी वह काफी अच्छे नंबर लाकर पास होती है, जिसके बाद वह केवल एक कदम दूर थी एसपी ऑफिसर बनने के लिए। उसे अपना फिजिकल देना था और जिसमें भी वह काफी अच्छे से अपने फिजिकल को क्लियर करती है और वह एक एसपी ऑफिसर बन जाती है। इसकी खुशी इतनी थी कि वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। जिस दिन उसका परिणाम आया उस दिन वह सुमित को मिलने पहुंची। वह दौड़ी दौड़ी रेलवे स्टेशन गई। इसके बाद वह लखनऊ पहुंची, जहां जाकर उसने सुमित को सबसे पहले यह खुशखबरी दी कि वह अब एक एसपी ऑफिसर बन चुकी है। वह सुमित को गले लगाती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मेरा यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। सुमित भी अपनी पत्नी की तरक्की देखकर बहुत खुश था। असलियत में सुमित ही वह लड़का था जिसने ज्योति को एक एसपी ऑफिसर बनाया। उसके अंदर वह जुनून वापस से पैदा कर उसकी पढ़ाई के लिए खर्च कर उसको एक गरीब परिवार से उठाकर एक एसपी ऑफिसर बनाया। इसके बाद उसके मामा मामी भी बहुत खुश थे, उसके सास ससुर भी बहुत खुश थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, ज्योति की ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद वह सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में अपनी ज्वाइनिंग लेती है। एसपी के पद पर ज्योति कानपुर में अपनी ड्यूटी कर रही थी। ज्योति ने सुमित को कहा कि तुम मेरे साथ यहाँ कानपुर में रहने आ सकते हो, क्योंकि कानपुर में करीब 2 सालों तक ज्योति की ड्यूटी थी। सुमित ने ज्योति को कहा कि यहाँ पर भी काफी सारा काम है फैक्ट्री में और वह फैक्ट्री को छोड़कर नहीं आ सकता है, जिसके चलते ज्योति अपने मामा मामी के साथ कानपुर में रहने लगी थी और वह अपनी ड्यूटी कर रही थी और उधर सुमित लखनऊ में ही रहकर
अपनी फैक्ट्री संभाल रहा था। कभी कभी छुट्टियों में दोनों एक दूसरे से मिल लिया करते थे। इसी बीच उसके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी, जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की। उस दिन सुमित ज्योति से मिलने के लिए कानपुर आ रहा था, जिसके लिए उसने बस पकड़ ली थी। वह बस के माध्यम से कानपुर जा रहा था, लेकिन नहीं पता था कि आज उसके जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। जिस बस से वह कानपुर जा रहा था, रात्रि में वह बस नदी में गिर जाती है और उस नदी का बहाव बारिश की वजह से बहुत तेज था, जिसकी खबर सुबह मीडिया के माध्यम से ज्योति को मिलती है। और जब ज्योति यह खबर सुनती है कि लखनऊ से कानपुर आ रही बस में सवार 30 लोगों में से करीब 20 लोग नदी में बह चुके हैं और कई लोगों की लाश बरामद हुई है और कई लोगों की लाश भी बरामद नहीं हुई थी। यह सुनकर ज्योति के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़ी दौड़ी उस जगह पहुंची जहां पर वह हादसा हुआ था। वह एक एसपी ऑफिसर थी, जिसके चलते उसको सारी प्राथमिकताएं मिल रही थी। उसने सबसे पहले अपने पति को ढूंढना चाहा, लेकिन वह बचे हुए लोगों में से नहीं था। और जो बाकी के 20 लोग थे जो उस नदी में बह चुके थे, जिसमें से कुछ की लाश मिली थी। ज्योति ने जब उन लोगों की तलाशी ली, उन लोगों के चेहरे देखे, लेकिन उसमें उसका पति सुमित नहीं था। ज्योति की हालत बहुत खराब थी। वह अपने पति को ढूंढ रही थी, लेकिन उसका पति ना ही जिंदा मिल रहा था और ना ही उसकी बॉडी मिल रही थी। ज्योति बहुत परेशान हो चुकी थी। उसने पूरे प्रशासन की मदद ली, लेकिन ना ही सुमित नदी में मिला और ना ही आसपास के इलाके में मिला। वहाँ का प्रशासन कह रहा था कि जिस रात यह घटना हुई, उस रात उस नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था, जिसके चलते हो सकता है कि सुमित पानी में बह गया हो और आगे की ओर चला गया हो। अब सभी लोग ज्योति को समझा रहे थे और ज्योति के सास ससुर को समझा रहे थे कि अब आप सुमित को भूल जाइए, क्योंकि इस हालत में वह अब जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन ज्योति हार नहीं मान रही थी। वह धीरे धीरे अपने पति को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। करीब 1 महीना हो चुका था, लेकिन अब भी सुमित का पता नहीं चला। धीरे धीरे अब ज्योति और सुमित के माता पिता ने हार मान ली थी और वह समझ चुके थे कि अब सुमित नहीं रहा। इसके बाद ज्योति ने सुमित के माता पिता को अपने साथ कानपुर बुला लिया और वह अपने सास ससुर और अपने मामा मामी के साथ रहने लगी। सुमित के पिता फैक्ट्री को संभालने कभी कभी लखनऊ जाया करते थे। करीब 10 सालों के बाद एक ऐसी घटना होने वाली थी, जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक दिन की बात है, जब वह अपनी ड्यूटी पर जा रही थी, तभी वह अपने जूतों को देखती है तो उनकी चमक थोड़ी फीकी पड़ चुकी थी, जिसके चलते वह अपने ड्राइवर को कहती है कि ड्राइवर, गाड़ी को किसी मोची की दुकान की तरफ ले लेना, मुझे अपने जूते पॉलिश करवाने हैं। ड्राइवर थोड़ी देर के बाद एक मोची की दुकान पर अपनी गाड़ी रोकता है, जिसमें एसपी मैडम बाहर निकलती है और मोची को आवाज लगाती है कि अरे भैया सुनो, मेरे जूते पॉलिश कर देना। तभी अंदर से एक मोची आता है जो कहता है, जी मैडम अभी आया, आपके जूते पॉलिश करता हूँ। और जैसे ही वह मोची अपनी दुकान से बाहर आता है और उसका चेहरा जब ज्योति देखती है तो ज्योति दंग रह जाती है, क्योंकि वह मोची कोई और नहीं बल्कि सुमित था। उस मोची का चेहरा बिल्कुल सुमित से मिल रहा था, लेकिन उस मोची के सर पर टांके लगे हुए थे जो कि साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ज्योति सोच में पड़ चुकी थी कि यह सुमित कैसे हो सकता है। जब ज्योति ने उस मोची से बात करी और उस मोची ने ज्योति को नहीं पहचाना और कहा कि जी मैडम बोलिए क्या हुआ, तो ज्योति ने कहा कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तो सुमित ने कहा कि नहीं मैडम, मैं आपको नहीं पहचानता, आप कौन हो? यह सुनकर ज्योति को बहुत बड़ा झटका लगता है। ज्योति कहती है कि तुम मेरे पति सुमित हो। यह सुनकर वह मोची हंसने लगता है और कहता है, अरे मैडम क्यों मजाक कर रहे हो मुझ गरीब मोची से? तभी ज्योति कहती है, तुम अपने शर्ट की जो बाह है उसे ऊंचा करो। तो जैसे ही वह मोची
अपने शर्ट की बाह को ऊंची करता है तो उस मोची के हाथ पर वही टैटू था जो टैटू सुमित के हाथ पर था। सुमित ने अपने हाथ पर उसकी शादी की तारीख लिखवा रखी थी। वही शादी की तारीख उस मोची के हाथों पर भी थी, जिसे देखकर ज्योति समझ चुकी थी कि यह तो सुमित ही है। उसे कंफर्म हो चुका था। वह अपने पति को वापस जिंदा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह करे तो क्या करे। उसने तुरंत उस मोची को उठाया और गले लगा लिया और कहा कि तुम इतने सालों तक कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, लेकिन उस मोची के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इतने में अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया जो यह मंजर देख रहा था। उसने कहा, मैडम क्या हुआ? तो ज्योति उस बूढ़े आदमी को कहती है कि यह मेरे पति हैं, जो आज से 10 साल पहले एक बस एक्सीडेंट में यह एक नदी में बह गए थे और उसके बाद मुझे यह नहीं मिले और आज करीब 10 सालों बाद यह मुझे वापस मिले हैं। तो वह बूढ़ा आदमी कहता है कि यह तुम्हारे पति हैं। अरे वाह, यह तो एक चमत्कार हो गया है। वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि यह मुझे एक नदी में तैरता हुआ मिला था। इसके सर पर काफी गहरी चोट आई हुई थी। इसके बाद मैं इसको अस्पताल ले गया, लेकिन यह अपनी यादाश्त भूल चुका था। कई दिनों तक यह बेहोश रहा। मैंने इसके घर वालों को ढूंढा, लेकिन वह मुझे नहीं मिले और ना ही इसे अपनी यादाश्त आ रही थी। फिर मैंने इसे अपना बेटा बना लिया और यह मेरे साथ ही रहने लगा और मेरे काम में हाथ बटाने लगा। यह सुनकर ज्योति को काफी बड़ा झटका लगा। उसने अपने पति को वापस पा लिया था। सुमित यानी कि वह मोची भी यह सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। सुमित जान चुका था कि यह मेरी पत्नी है, लेकिन सुमित की अभी भी यादाश्त नहीं आई थी। इसके बाद ज्योति कहती है कि क्या मैं इनको मेरे साथ ले जाऊं? तो वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, अगर यह जाना चाहे तो आप जरूर ले जाइए। इसके बाद सुमित भी तैयार हो जाता है और वह अपने माता पिता से वापस मिलता है और अपनी पत्नी को भी वापस पा लेता है, लेकिन उसे अभी तक अपनी यादाश्त वापस नहीं मिली थी। जिसके बाद ज्योति अपने पति सुमित को एक बड़े न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाती है। धीरे धीरे उसका इलाज चलता है और उसे अपनी यादाश्त वापस मिल गई थी। उसके माता पिता अपने बच्चे को वापस पाकर काफी खुश थे। ज्योति भी अपने पति को करीब 10 सालों के बाद वापस पाकर काफी खुश थी। इस घटना को जिसने देखा वह काफी दंग रह गया। सभी के आंखों में आंसू आ गए थे। भगवान चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ बुरा करे, लेकिन अंत में जाकर सभी के साथ अच्छा जरूर करते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।